जय गुरु जी गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके पास, आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारे YouTube माध्यम के जरिए, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं एक लेखक के बारे में जिनका नाम है रविंद्र वर्मा जी। और उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी लाइफ स्टोरीज है जो आगरा में खो चुकी हैं। मैं चाहूँगी अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके पास ये पॉडकास्ट पहुँचाइए, जिससे कि जैसे आज हम रविंद्र वर्मा जी से जुड़े हैं वैसे ही और लोगों से भी जुड़ पाए और उनकी लाइफ स्टोरीज आपके सामने ला पाए। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए कि हमारे से रहा ही नहीं गया और हमने सोचा क्यों ना वो बातें हमारे जरिए बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो मैं चाहूंगी कि आपके बारे में आप खुद ही हमारी ऑडियंस को बताएं सर। मैं रविंद्र वर्मा आगरा से ही हूँ। आगरा के पास यहाँ से करीब 38 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जहाँ जन्म हुआ था। ग्वालियर रोड पे महाव गांव है जहाँ हमारा जन्म हुआ और वहाँ से प्राइमरी शिक्षा के बाद कस्बे में हमारी जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा रही और उसके बाद तुरंत 9th में हम आगरा आ गए और GIC आगरा में हमारी इंटरमीडिएट तक शिक्षा रही। उसके बाद आगरा कॉलेज में हमारा रहा आगे की शिक्षा। मैं शुरू से थोड़ा रिजर्व नेचर का रहा और हिंदी में बहुत रुचि रही। पढ़ने के साथ साथ कुछ गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में मेरा ध्यान हमेशा से रहा और उसी दौरान मैंने IGD बॉम्बे एक 6 पेपर का महाराष्ट्र ग्राउंड से बॉम्बे से डिप्लोमा मिलता है IGD बॉम्बे, वो भी मैंने किया। मेरी चित्रकारी में भी बहुत रुचि रही। अच्छा। हाँ, मैंने लैंडस्केप बनाए, मैंने और पेंटिंग्स भी बनाई हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा स्ट्रगल चलता रहा, आगे की पढ़ाई चलती रही। इन सब के गतिविधियों के साथ साथ मेरा कुछ पोइट्री पर, मतलब कविताओं पर रुचि रही शुरू से। और मैं जब आगरा में पढ़ता था तब से ही नागरिक विचारणी सभा आगरा, जो आगरा कॉलेज के पास में है, वहाँ मैं जाता था। काव्य गोष्ठियाँ होती थी और बड़े कवियों को सुनता भी था। वहाँ से धीरे धीरे प्रेरणा जगी, क्योंकि मेरी हिंदी शुरू से अच्छी थी और कुछ रुचियाँ इस तरह की रहीं। जब मैं 9th में यहाँ आगरा में आया, मैं तभी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया। कुछ शाखाओं में जाने लगा। तो खेल कूद के साथ साथ वहाँ पर इस तरह की वार्ताएं, इस तरह की शिक्षा मिली हम लोग को कि चरित्र निर्माण की, देश जागरण की, भारतीय संस्कारों की, नैतिक मूल्यों की, जो एक बालक के अंदर आने चाहिए। बिल्कुल। तो वो शिक्षाएं जब हम नित्य देखते थे, आपस में चर्चा करते थे, वहां से हमारा जीवन थोड़ा सा अलग शुरू हुआ। पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ लिखने का, वाद विवाद करने का मौका मिला। तो हमें, चूंकि हमारी रुचि थी, थोड़ा सा कवि हृदय था, तो धीरे धीरे वहां से हमारी लेखनी शुरू हुई। लेकिन चूंकि वो विद्यार्थी जीवन था, बिल्कुल। उसके बाद स्ट्रगल करते हुए हम लोग सेवा में आए। बीच में काफी स्ट्रगल भी किया। तो सेवा में आते ही परिवहन निगम में मेरी नियुक्ति हो गई। अच्छा अच्छा। आगरा में ही। उसके साथ साथ हमने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा से अपनी ड्यूटी की और कभी कभी छुट्टियों में, रविवार के दिन या और छुट्टियों में कार्यक्रमों में जाने की रुचि तो रहती थी। तो काव्य गोष्ठियों में जाते रहते थे। थोड़ा बहुत हमने लिखना शुरू कर दिया, 4 लाइनें लिखी, एक गीत लिख लिया। उस वक्त छंद विधाग में हम नहीं आ पाए थे, लेकिन धीरे धीरे वरिष्ठ कवियों से सीखते हुए जिज्ञासा होती है कि क्यों न हम इस चैलेंज को स्वीकार करें, इन चुनौतियों को स्वीकार करें। ये लोग छंदबद्ध लिखते हैं, हम भी छंद। फिर हमने साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, छंद विधाओं को पढ़ना शुरू किया, जाना हुआ। अब एक कवि का जब रुझान इस तरह का हो जाता है, कुछ जिज्ञासा पैदा होती है और उस हर चुनौती को स्वीकार करने की अंदर से प्रेरणा होती है। तो हमने फिर वो धीरे धीरे पूरे मात्रा का ज्ञान, छंद विधान का ज्ञान, इस तरह से चलता रहा और ये क्रम पूरी सेवा में चला।
लेकिन जुलाई 10 में जब मेरी सेवानिवृत्ति हुई, उसके उपरांत मैंने पूरा ध्यान इस ओर लगाया और लोगों के सानिध्य मिला, बड़े बड़े कवियों का सानिध्य मिला। और चूंकि मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो जिंदगी भर सीखता है, बिल्कुल हम अब भी सीख रहे हैं, बिल्कुल हमें गुरुजनों से सीखना है। और मेरा मानना है कि जहाँ कहीं भी अच्छी चीजें मिलती हैं हम उनसे सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेवानिवृत्ति के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों न हम इस विधा जो हमारे पास है, जो माँ सरस्वती ने हमें दिया है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो बेसिकली अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के बाद आपने जी शुरू किया अपनी किताबों को लिखना, मतलब थी तो आपके पास, लेकिन वो कहते हैं ना पब्लिश आपने उसके बाद किया। जैसे जी, कि मैंने जी। देखा 2016 में आपकी पहली बुक आ चुकी थी जिसका नाम है जीवन है अनमोल। जी, जी। ये पुस्तक है जी, जीवन है अनमोल। जीवन है अनमोल। तो आप देख सकते हैं ऐसी अंकल ने 4 बुक्स लिखी है, मतलब ये इनकी पहली बुक है और अभी तक 4 बुक वो लिख चुके हैं। और उसके लिए उन्होंने एज को, मतलब कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, वो वाला सीन है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं सोचा गया कि यार मेरी एक रिटायरमेंट हो गई है या फिर अब तो उम्र हो गई है चलो छोड़ो, बट वो चलो छोड़ो वाला सीन नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारी आजकल जो संस्था है या फिर हम लोग आज के बच्चों की जनरेशन्स की बात करें, यहाँ में हिंदी खत्म होती जा रही है। यहाँ बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी ये है। विडंबना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में अगर हम बात करें स्कूल्स की भी, तो वहाँ पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है, जिसको देख के बहुत दुख लगता है। क्योंकि हम रहते हैं हिंदुस्तान में, पर यहाँ पर हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएं हैं, पर हिंदी को, जो मुझे भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पर्सनली लगता है कि हिंदी को तो फर्स्ट लैंग्वेज रखना चाहिए। लेकिन जैसे आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो ऐसे भी होंगे जो शायद से हमारे जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, पर आपको समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे वाकया होते रहेंगे लाइफ के अंदर। आगे आगे आप जैसे चलोगे जनरेशन गैप आता जाएगा और जनरेशन में ही ऐसा गैप आ जाएगा कि बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब दादा पोते से बात नहीं कर पाएगा। वो एक जनरेशन गैप को कैसे कम कर सकते हैं और किस तरह आप हमारी ऑडियंस को और बताना चाहेंगे कि उन्हें कैसा करना चाहिए, कि जैसे बच्चों को हिंदी पढ़ानी चाहिए, या फिर आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं, जहाँ तक मैंने समझा है आपसे कि आप ज़्यादा जो बुक्स लिखते हैं वो देशभक्ति और जो जैसे हम कहते हैं ना ये मातृभूमि, हृदय प्रेम, मतलब वो सब चीजें उसमें है। तो थोड़ा आप उस पे बताइए हमें कि किस तरीके से है सब। मेरा प्रयास ये रहता है कि एक तो जो भी कविता हम रचना करें वो सर्वग्राह्य हो, उसमें क्लिष्ट भाषा, साहित्यिक लिखते हैं लेकिन साहित्य के साथ साथ सर्वग्राह्य हो, बिल्कुल आम जन के लिए वो सर्वग्राह्य हो, हर आदमी नीचे तबके से लेकर ऊंचे तक वो समझ सके। पहली बात। दूसरी बात, हमारी रचनाओं में एक संदेश होता है, चाहे वो 4 लाइन की हो या पूरा गीत हो, गीतिका हो या जो भी हो, उसमें एक संदेश जाना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने 2 लाइन लिखी थी कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये धारणा हमारे अंदर भी पनपी। हमारा ये मानना है कि चाहे वो बच्चे से लेकर के बड़े तक जब जो भी पढ़े, हमारी 4 लाइनें पढ़े तो एक तो उसको समझ में आए और उसको एक संदेश मिले, उससे एक शिक्षा मिले। हमारा मानना यह है कि जब तक हम बच्चों में ये जन जागृति पैदा नहीं करेंगे, उनमें संस्कार और नैतिक मूल्य नहीं आएंगे। आजकल का थोड़ा सी विडंबना ये हो गई है कि पाश्चात्य सभ्यता से असर से मोबाइल, रेडियो और फिर उसके बाद में आया मोबाइल और पिक्चर, जो भी फिल्म आती हैं आजकल, और आप तो नेट का ये है कि हर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है। तो ये थोड़ी सी विडंबना है कि बच्चे नैतिक मूल्यों से, संस्कारों से, भारतीयता से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चों में हिंदी के प्रति, समाज के प्रति और अपने देश और भारतीयता के प्रति जागृति पैदा हो और वो समझें कि हमारे संस्कार किस तरह होने चाहिए, हमारे परिवारों का किस तरह से उत्थान होना चाहिए और हम आपस में किस तरह से प्यार से रहें। बिल्कुल। आज की ये विडंबना है, समाज में बच्चे अलग रहना चाहती है, बच्चे अपने निजी उसमें रहना चाहती है, जबकि हम कविताओं के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार में
दादा दादी नाना नानी के साथ रहने में बहुत फायदे हैं। दूसरी बात, आप अंग्रेजी से बैर नहीं कीजिए, आगे बढ़ने के लिए चलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हिंदी और भारतीयता पर, अपने नैतिक मूल्यों पर, संस्कारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हफ्ते में एक पीरियड बाल सभा का होता था, नैतिक शिक्षा का होता था। बिल्कुल। आजकल ये सब अभाव हो गया है। कॉन्वेंट शिक्षा से जब हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ, तब हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, एक कवि का ये धर्म बनता है कि वो समाज में और खासतौर से अपने युवाओं में इस तरह की रचनाएं दें जिससे उनको संस्कार पैदा हो, नैतिक मूल्य पैदा हो, समाज जागरण। अंततः है, जब समाज उत्थान होगा तो देश भी बढ़ेगा। इसीलिए मेरी पुस्तकें जो आई उसमें देशभक्ति भी है, जन जागरण भी है, भारतीयता भी है, और एक समाज जागरण का संदेश होता है। ये मैंने पूरा प्रयास किया है। और आप बता रहे थे जैसे आपने जो एक अपनी बुक, इसके बाद जो बुक बनाई थी उसके अंदर आपने कुछ जापानीज वर्ड्स और जापानीज का मतलब मुझे जी। सही वर्ड नहीं उसका पता होगा, हाँ। वो आप ही अच्छे से बता सकते हैं, तो थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए। क्या है उस बुक में, वो क्या लिपि है? ये दूसरी पुस्तक जो मेरी आई, इसका टाइटल है आशा के मोरपंख। तो आशा के मोरपंख, ये उसमें भी एक हाइकू विधा, 3 तरह की विधा, जापानी विधा आई है। ये एक नई तरह का प्रयोग है, लेकिन अब ये पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। इसमें 3 तरह की विधाएं हैं। पहली विधा है हाइकू विधा। इसमें 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी लाइन में 7 अक्षर, और तीसरी लाइन में फिर 5 अक्षर। 3 पंक्तियों से एक ये छंद पूरा हो जाता है, और प्रत्येक पंक्ति आपस में खुद में स्वतंत्र होती है, लेकिन जिस विषय पर लिखी जाती है उससे रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो हम 3 पंक्तियों में एक गूढ़ संदेश दे सकते हैं पाठकों को। बिल्कुल। अब जैसे एक उदाहरण दूं मैं बिल्कुल। इस किताब से, एक हाइकू है, मैंने लिखा है, हम मानव खोए न मानवता। पहले में हम मानव 5 अक्षर हो गए, दूसरी पंक्ति में खोए न मानवता, एक संदेश हो गया, बिल्कुल। तीसरी में न हो दानव। हम मानव खोए न मानवता, न हो दानव, पूरा छंद भी हो गया और एक संदेश भी हो गया। तो ये एक नई विधा है, बहुत सूक्ष्म रूप में, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ सकता आजकल थोड़ा शॉर्टकट का जमाना है। तो उन लोगों के लिए एक संदेश भी है, और बहुत छोटे रूप में सब कुछ जो हम कहना चाहते थे वो पूरा हो गया। अब ऐसे इसी में देखिए, गलतियों से सीख लें लगातार, कर्म सुधार। इन 3 पंक्तियों में एक संदेश जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डूबता चाहे तिनके का सहारा, मिले किनारा। तो इस तरह के ये भाव जो हम दे रहे हैं, एक छोटी सी कविता में ये भाव शामिल हो गया। इसको कहते हैं हाइकू। ये जापानी विधा है, और इस पर अब यहाँ काफी पुस्तकें लिखी जा रही हैं और बहुत शोध हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने भी इसको सराहा, और कुछ लाइनें उन्होंने अपनी इस हाइकू विधा में भी लिखी है। अच्छा, उसके बाद में एक दूसरी विधा इसमें है, उसको बोलते हैं ताका। इसमें इसी हाइकू से थोड़ा विस्तार करके 5 अक्षर, 7 अक्षर, फिर तीसरी लाइन में 5 अक्षर, और चौथी और 5वीं लाइन में 7-7 अक्षर। इस तरह से 5 पंक्तियों की ये विधा ताका कहलाती है। और उसमें भी सभी पंक्तियां स्वतंत्र हैं, लेकिन सभी उससे संबंधित हैं, एक विषय को, एक संदेश को उजागर करती हैं। जैसे एक इसमें ताका में पढ़ रहा हूं, तुम वही हो, प्यार जता भूले थे, बंधन बांधा, नेय के घरों दे थे, सपनों के बेले थे। एक संदेश दे दिया, और ये एक ताका पूर्ण हो गया। इस छोटे से 5 लाइनों में हमने सब कुछ कह दिया जो हम भावना कहना चाहते थे। सही बात कह रहे हैं आप। एक और ताका देखिए, धन सत्ता को भ्रष्टाचार करते, घर भरते, निर्धन को चूसते, और जन से भी बनते। आजकल जो माहौल चल रहा है उस पर ये ताका बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। गौ माता को हमारे भारतीय संस्कार में माता मानते हैं, बिल्कुल, ये हमारे संस्कार हैं। तब मैं कहता हूं कि जय गौ माता, जीवन दात्री भोली, अमृत खान, पंचगव्य सुहाने, और सुख निरोग पाने।
तो ये हमने उसकी महत्ता पर बिल्कुल। ये अपना ये दे मतलब दिया। जो हम कहते हैं ना कि बच्चे जो कहते हैं हम पढ़ना नहीं चाहते, हाँ हाँ वो 4 अक्षरों में अगर आपकी इन बुक्स को पढ़े तो वो उसका अर्थ भी समझ जाएंगे और उनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा नहीं 4 पढ़ना है और अक्षरों संदेश में। भी मिल रहा है बिल्कुल, उन्हें, ये वो बात बहुत कह कुछ रहे हैं सीख सकते हैं। आप। बिल्कुल। अब जैसे ये झूठ न आए, एक तांगा पढ़ रहा हूं, झूठ न आए, सच जग न भाए, दृष्ट की बोली, दुनिया की ठिठोली, माने ना हम जोली। इसमें सौंदर्य और बढ़ता है जब हम उनको मिला देते हैं, तुकांतों को मिला भी देती हैं और आपस में इसको शिल्प को अच्छा बनाने के लिए एक संदेश भी आ गया और उसका जो छंद का जो है वो भी निर्वयन हो गया बिल्कुल। विधा का। अब देखिए एक और पढ़ता हूं, आंख का पानी हो जाए जब नम, नेहा बरसे, सूख गया जो भाई, कैसी प्रेम सगाई। वाह। तो ये एक भावना जो हम चाहते हैं दिखाना वो इसमें, इसमें तीसरी विधा और है। बिल्कुल ये मेरी पुस्तक 2017 में आई थी। जी। अब देखिए ये इसको कहते हैं वर्ण पिरामिड। इस तरह का आपको देख रहे हैं, ये पिरामिड बना हुआ है, एक हाँ। पिरामिड ये, एक पिरामिड ये है और एक विषय है चरण और पांव। बिल्कुल। तो इसको उजागर करते हुए ये दोनों पिरामिड हैं। अब वो अलग अलग, एक पिरामिड में पढ़ता हूं, माँ, इसमें पहली लाइन से लेकर के और 7वीं लाइन तक 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर और 7 अक्षर, ये बहुत गहनता से बनाई जाती है, बढ़ रहे हैं पिरामिड की तरह। बिल्कुल। ये इसका आकार बन गया तो और इस विषय को साकार कर रही है रचना। माँ बांगड़ी चरण, धूल मिले ज्ञान उपजे, मन तम हरे, ओजा मृत भर दे। वाह। दूसरा इसी से संबंधित है, ये पांव शोभित, एक माँ के पांव, ये पांव शोभित पाए लिया, नर्तन करें चले थिरकते, मन मुक्त करते। तो सब कुछ कह दिया, ये इस तरह की विधा है। अब देखिए एक और वर्ण पिरामिड पढ़ता हूं, है धन्य समय, समय काल कितना महत्वपूर्ण चीज होती है। बिल्कुल। है धन्य समय बलवान, ले पहचान रहे गतमान, वक्त का मूल्य जान। जिसने समय खो दिया, समय नहीं पहचाना, सब कुछ खो चला जाता है। बिल्कुल। इसी में दूसरा पिरामिड है, जो काल आज का जाए बीत, सोच विचार न लौटेगा मीता, गंवाए न समय, समय नहीं गंवाए। ये इस तरह की अगर हम जितनी बातें अभी तक आपने बताई है ना इस बुक से पढ़ के, और अब आप कह रहे हो ये 2017 में आई थी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज हम 2024 में बैठ के ये सब फील कर पा रहे हैं। आपने उस टाइम पे उस बात को फील करते हुए लिखा, और पता नहीं ये सब चीजें कहाँ खोई हुई थी। और मैं तो चाहूंगी कि जो आगरा के अंदर लाइब्रेरीज है स्पेशली, वहाँ ये बुक्स होनी चाहिए, स्कूल्स में भी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट मैं ये कहूंगी कि ये आगरा लाइब्रेरीज में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि हम वही चीज अगेन, हम लोग इंग्लिश की बुक्स को बहुत प्रमोट करते हैं लेकिन हिंदी खोती जा रही है। लेकिन आज भी हिंदी को पढ़ने वाले लिखने वाले इतने सारे लोग हैं ना जो हिंदी से, हिंदी की वर्णमाला से बहुत प्यार करते हैं, और वो कहते हैं ना एक नुक्ता भी इधर से उधर हो जाए तो सिर फाड़ देते हैं कि भाई ये गलत है। वो एक वैसा वाला जो प्यार है हिंदी लिप भाषा को लेके, वो मुझे लगता है हर किसी में होना चाहिए। और हम आज की जनरेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ठीक है हमें हाई फाई नहीं सीखना, बट हमें उतना आना चाहिए। मतलब ये मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। कल मैं एक 6 साल की बच्ची को मिली, 6 साल की बच्ची से क्वेश्चन पूछा, मतलब उसने एक क्वेश्चन जनरेट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है। अब मैं सबने आंसर दिया, एक वहीं पर महिला थी उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने बोला कटहल। तो अब वो बच्ची ने बोला नहीं नहीं आंटी गलत आंसर है। अच्छा, बच्ची से पूछा गया क्या सही आंसर है, बच्ची बोली जैक फ्रूट। अब आप देखिए कि उस बच्ची को, मतलब वो होगी 5-6 वर्ष की, लेकिन उसको ये पता है कि जैक फ्रूट है, बट उसे ये नहीं पता कि जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल ही कहते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाना बहुत जरूरी है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाइए, अगर आप इंग्लिश में बता रहे हैं कि इस फ्रूट का नाम ये है, तो उसको ये भी बताइए कि हिंदी में ये चीज है। वहाँ लगता है कि हिंदी कहाँ खो रही है, हम हिंदी को क्यों खोते जा रहे हैं, ये तो हमारे अंदर ही है।
हमें इसको खोना नहीं चाहिए। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आपने नौकरी भी करी है और नौकरी के साथ साथ आप जैसे एक दिमाग के अंदर शोर रहता था कि किताबें लिखनी है, तो कैसा वो टाइम था, क्या वो दिमाग के अंदर चीजें थी कि मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी को नौकरी या बिजनेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है और हमें उनके साथ चलना है, उनके लिए कमाना है, खुद के लिए खाना है। परिवार से ज्यादा है, मैं जानना भी चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्यों, कौन वो सौभाग्य वाले कहते हैं ना लोग हैं जिन्होंने ये सब पहले ही पढ़ लिया, तो मैं जानना चाहूंगी कौन कौन है आपके परिवार में। हमारा परिवार ग्रामीण जीवन में था, गांव में पैदा हुए और माताजी पिताजी गृहिणी थे। हमारी पिताजी, हम लोगों को सोने चांदी का व्यवसाय था, अच्छा। खुद बनाते थे, कारीगर थे, हम्म। स्वर्णकार हैं हम लोग, अच्छा। बरमालिक जो लगती हैं। और तो उनका जीवन इस तरह से चलता रहा, लेकिन मैं सबसे बड़ा पुत्र था। उन्होंने 9th में ही मुझे आगरा भेज दिया पढ़ाई के लिए सिर्फ, और मैं उस जीवन से लगातार संघर्ष भी करता रहा। बीच में कुछ इस तरह की परेशानियां भी रहीं। मैंने ट्यूशन तक पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सेवा में आया। जब वैवाहिक जीवन आया तो उस वक्त कुछ अप एंड डाउन होती है, कुछ झमेले होती हैं, झंझावत भी होती हैं, वो अपने सब झेले और नौकरी भी की। उसके साथ साथ जब सेवा काल में भी कहीं भी फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या और 2 अक्टूबर को, या और भी कोई कार्यक्रम होते थे, तो मेरी तो शुरू से जिज्ञासा थी, कब हृदय था, तो मैं अपनी बनाई हुई रचना और स्टेज पे बोलता था। शुरू में झिझक लगी, लेकिन उसके बाद में चाहे 1000 आदमी हो, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं थी। तो मुझे बुलाया जाता था, बाकायदा बुलवाया जाता था। तो धीरे धीरे जागृत हुई, प्रेरणा मिली कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसी के प्रेरणा से ये पहली की पुस्तक आई 2016 में। 2017 में मेरी ये हाइकू और टांका वाली पुस्तक आई। फिर चूंकि हम छंदबद्धता, मापनी और मात्राओं से जुड़ते गए, पुस्तकें पढ़ते गए, गुरुओं से सीखते रहे और लगातार सृजन चलता रहा, तो फिर वहां से आगे बढ़ते हुए मेरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक आई, ये 2018 में पब्लिश हुई, खोज ले सकते हैं। खोज ले हम सत्य। मेरा फिर थोड़ा सा भावना शुरू से इस तरह की थी, जन जागरण का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का सानिध्य रहा। तो जो हम सीखते थे, तो हमारा मानना यह है कि यदि मनुष्य अपने अंदर स्वयं खोजे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सत्य को कहाँ, सत्य और झूठ कहाँ है, उसको खोजता चले, तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। और अपने का, हर एक मनुष्य को अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से शाम तक मैंने कोई इस तरह का अपराध तो नहीं किया, या मेरे कार्यकलाप क्या है। मानव जीवन बहुत अनमोल है, ये पुस्तक इसका है, जीवन है अनमोल। इसका ध्येय है कि जीवन यह अनमोल मिला है, पहला इसकी कविता है, जीवन यह अनमोल मिला है, इसको सफल बनाना सीखें, सुख दुख तो प्रभु के प्रसाद हैं, हंसकर गले लगाना सीखें। वाह, सही बात, बिल्कुल सही तो बात। जब हम स्वयं को नहीं झांकेंगे कि सुबह शाम हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि अब खाएं कमाएं और सो जाएं और इस जिंदगी से चले जाएं। हमारा जन्म इसलिए हुआ, मानव जन्म अनमोल होता है, और योनियों में क्यों नहीं पहुंचे हम। ईश्वर ने हमें जिस काम के लिए भेजा कि अपने जीवन यापन के साथ साथ हम कुछ कर दिखाएं, कि हमारे जाने के बाद भी याद करें, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो उसी के तहत हम इसी तरह की रचनाएं में लग गए कि समाज को एक जागृति पैदा कर सके, जन जागरण का। साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में देखता है तो कभी वही लिखता है, मनन करता है, फिर अपनी अभिव्यक्ति देता है, और यही कभी धर्म होता है। आजकल समाज में, जैसे आप समाचार पत्रों में रोजाना पढ़ रहे हैं, सुबह समाचार पत्र उठा लीजिए तो कम से कम 4-6 घटनाएं अत्याचार की, बलात्कार की और असुरता की मिल जाएंगी आपको। तब कब की कलम चलती है, क्योंकि ये जब संवेदना नहीं होगी तो कभी नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ऐसी परिस्थिति में मैं कहता हूं कि मेरी जन्मभूमि भारत, जो बहुत महान रहा है, संस्कारवान रहा है, वो जन्मभूमि, वो मातृभूमि चीख रही है इन घटनाओं से।
तब मैं लिखता हूँ कि भावना खो गई, सो गई साधना, कामना चल रही, रो रही याचना, ताकते भेड़िए आ गए नोचने, राक्षसी आदमी रौंदती बासना, मानवीय वेदना मिट रही जीव में, भारती पावना मर गई धारणा, पूछती हर कली, ये कण कण पूछता है जब ये घटनाएं होती हैं, पूछती हर कली कौन है भेदिए, चीखती जन्मभू दुख रही जागना। और तब मैं एक संदेश देता हूँ, हर कविता में लास्ट में संदेश जरूर दिया जाता है, उसका समाधान जरूर दिया जाता है। तब मैं अपने युवाओं को, अपने जितने भी नए लोग हैं और जो जागरूक इंसान हैं, उनको कहता हूँ कि साहसी बढ़ चले, साहसी बढ़ चले, चीर दें धुंध को, चाहिए वीरता चौकसी सामना, उनका सामना करें और इन्हें मेट दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में और अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पिछले अगस्त में जो एक बहुत दुर्घटना जब घटी कोलकाता में डॉक्टर के साथ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये चीजें रुक नहीं रही हैं, कहीं थम नहीं रही हैं। क्या तो 3 साल की बच्ची और क्या एक 50 साल की बूढ़ी औरत, हर किसी को सिर्फ इसी चीज के लिए। और आप, मैं फिर आपसे वही कहूंगी अंकल कि जो आपने बुक में लिखा है, अगेन आपने बताया 2018 की लिखित है, मतलब आपने जो रचना की होगी, तो आपने लिखा तो बहुत पहले होगा और 2018 में इसको पब्लिश किया। लेकिन ये जो आज के दौर में हो रहा है, मुझे ये एक एक बात सुनने और मतलब आप पढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है ये तो सब आज की दुनिया में हो रहा है और आपने वो पहले ही महसूस कर लिया। आपने वो कहते ना, एक लेखक ने उसको पहले ही भांप लिया कि आने वाले युग में ये सब हो सकता है। होता पहले भी था पर इतना नहीं होता था जितना आज हो रहा है। तो वो जो कलम है ना, उसने वाकई में इतनी सच्चाई लिख दी है इन किताबों में कि जो पढ़ेगा ना, शायद, मैं तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पढ़नी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपने उसमें हिंदी भाषा को यूज किया और बहुत सिंपल वर्ड्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं और आप हम लोग सुन रहे हैं। तो मैं खुद कोशिश करूंगी कि मैं इन्हें पढ़ पाऊँ और मैं भी चाहूँ कि मैं आगे लोगों को बोल सकूँ कि इसे जरूर पढ़े, क्योंकि इसमें वाकई में बहुत रियल लाइफ के बारे में सारी सच्चाइयां लिखी हैं। एक कवि जब मनन करता है, इन परिस्थितियों को, इन विडंबना को देखता है, तो ये समाधान भी खोजता है और कारण भी जानने की कोशिश करता है। हमारा मानना ये है कि ये सब हो रहा है उस महान देश में जो अपनी नैतिकता, अपनी मानवता, संस्कारवान के लिए एक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन चूंकि हम आजादी के बाद, इतनी साल गुलामी के बाद भी इस देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयास तो करते रहे, लेकिन कहीं न कहीं चूक कहाँ हुई। देखिए, एक तो अंग्रेजों के समय से मैकाले की जो पद्धति आई पढ़ाई की, उन्होंने क्लर्क बनाना छोड़ दिया, क्लर्क बना करके इस तरह की, और वो चाहते थे कि जो भारतीय संस्कृति है, जो नैतिक मूल्य हैं, इनको किस तरह से नष्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अंग्रेजी को थोपा। चलिए, अंग्रेजी से विकास की बात हुई, लेकिन कहीं भी हमारे पाठ्यक्रमों में भी और कुछ सरकारों की ये गलतियां रही विगत वर्षों में कि ये नहीं देखा गया कि सच क्या है, उसको पाठ्यक्रम में हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। जिस चीज को महान बताना चाहिए उसको महान नहीं बताया, अत्याचारियों को महान बताया गया। और जो नैतिक मूल्य, जो भारतीयता, भारतीय संस्कार जो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, वो सिर्फ कॉन्वेंट की शिक्षा में धूमिल हो गई। और आज के दौर में जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई कि हमारा युवा क्या, आजकल की पूरा इस आपाधापी में और इस मशीनी युग में हम लोग, बड़े लोग भी ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उसका प्रभाव ये हुआ कि इस तरफ जघन्य अपराधों की तरफ, और उनकी मानसिकता इस तरह बनती चली गई फिल्मीकरण से और मोबाइल की इस पद्धति से। वो अच्छी चीज नहीं पकड़ रहा है, गलत चीज जल्दी पकड़ रहा है। और कहीं न कहीं हमारे घरों में संस्कारों के अंकुश की कमी रही, हम उन्हें बच्चों में समझाने में विफल रहे और इस तरह की घटनाएं बढ़ी। लेकिन हमारा मानना है कि इसके बावजूद भी हमें हार नहीं माननी है,
हमें धीरे धीरे बच्चों को संभालना है, समाज को जागृत करना है और उन लोगों को इस मानसिकता से हटाते हुए अब महिलाएं आगे आ रही हैं। अभी तक महिलाओं में शिक्षा की कमी रही पिछले दशकों में, लेकिन महिलाएं भी आगे आ रही हैं। साथ में अब महिलाएं भी अबला नहीं रही हैं, वो भी सबला बन करके इन परिस्थितियों को झेलने के लिए और सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। और उसका कारण है कि अब लड़कियां, महिलाएं सभी कार्य करते हुए, जॉब करते हुए भी उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो चाहता हूं कि तब कभी इन पुस्तकों की जरूरत पड़ती है कि वो अच्छी कविताएं पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे, अगर मोबाइल भी देखना है तो शिक्षा पर चीज लें, उससे अपनी पढ़ाई लें, लेकिन गलत चीजों को ग्रहण नहीं करें। तब कुछ समाज का, देश का और स्वयं अपना उद्धार हो सकेगा। बिल्कुल। उसके बाद में अब बीच में अंतराल आया, और बीच में अंतराल इस तरह से भी आया कि आजकल पुस्तकों के प्रकाशित होने में भी अर्थ की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास मैटर तो रोज इकट्ठा होता गया, हम लोग लिखते गए, रोज लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय मिला, हमारा ध्यान ये आया कि जब हम इस तरह की परिस्थितियां को देख रहे हैं, तो जब तक बच्चे के मन में शुरू से एक देशभक्ति की, जागरण की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक वो इन चीजों को सामना करने के लिए तैयार नहीं बन पाएगा। तो देश, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थे, रोजाना यही सीखते थे, तो एक देशभक्ति के लिए विचार ये आया कि ऐसी पुस्तक तैयार होनी चाहिए जिसमें सभी देशभक्ति की, भारतीयता की संस्कारी कविताएं होनी चाहिए। तब हमने वो पांडुलिपि तैयार की और धीरे धीरे बढ़ते हुए पांडुलिपि बनने के बाद उस पांडुलिपि को मैंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भेजा। तो उन्होंने मुझे प्रकाशन के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया, स्वीकृत किया, वो पैसा आया। तब ये पुस्तक की रचना हुई जिसका नाम है चंदन माटी मातृभूमि की। इस पुस्तक में खासियत ये है, 108 रचनाएं हैं, सभी देशभक्ति की रचनाएं हैं, सभी छंदबद्ध रचनाएं हैं, और उस हर रचना का छंद विधान इसमें ऊपर दिया हुआ है, उल्लिखित है। जैसे ये है जीवन वतन के नाम, टाइटल है, ये विधा कौन सी है, गीतिका में लिखी है। जो एक गजल होती है उसी का दूसरा रूप है गीतिका। गजल में होते हैं थोड़े से उर्दू के शब्द अधिकता होती है, इसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी और वो भी सर्वग्राह हिंदी लिखी है। अब इसमें छंद विधाता है, मापनी ये है, समांत ये है, पदांत ये है, इस तरह से ये रचना बनी। हर रचना में मैंने खोला है, और इसको हमारी डायरेक्टर रही केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रोफेसर बीना शर्मा, उन्होंने भूमिका लिखी है, और कई विद्वानों ने इसकी वो भी लिखी है, संदेश भेजी हैं। इस पुस्तक को बहुत अच्छा बताया है और समीक्षा भी की है, कई समीक्षाएं आ चुकी हैं। उसी आधार पर इस पुस्तक के प्रभाव को देखते हुए और अन्य पुस्तकों के प्रभाव पर ये कौन सा है ये जी, प्रतापगढ़ में है, गौरमाफी एक संस्था है। तो नवोदय साहित्यिक मंच के द्वारा जब पुस्तकें और मेरी रचनाएं, मेरी साहित्यिक सेवा उन तक पहुंची, तो उन्होंने एक मानद उपाधि मुझे प्रदान की, जिसको नाम है विद्या वाचस्पति मानद उपाधि। देखिएगा, और ये उपाधि पीएचडी के बराबर है। हम डॉक्टर भी लिख सकते हैं अपने नाक पे आगे, हालांकि मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं पीएचडी तो नहीं हूँ, लेकिन इस उपाधि से वो लोग मुझे डॉक्टर बुलाते हैं, और इस उपाधि उन्हीं को दिया जाती है जो विशेष योगदान होता है शायद। तो इस तरह से अब इन देशभक्ति की रचनाओं में मैं कुछ उद्धरण देना चाहूंगा इस पुस्तक से। देखिए, हमारा भारत गौरवशाली भारत रहा है, और हम ये आज भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। बिल्कुल। तब मैं कहता हूं कि जन्म लिया इस भरत भूमि पर, ये भरत भूमि, भरत जी हुए तब से ये भरत भूमि है, और भारत नाम रखा गया शकुंतला के जो भरत थे पुत्र, जिन्होंने सिंह से खेलते थे, शेर से। तो जन्म लिया इस भरत भूमि पर, धन्य भाग्य कहनाए, देव भूमि है अवतारों की, नित बंधन करना है। तपो भूमि यह ऋषि मुनियों की, कर्म भूमि वीरों की,
चंदन माटी द्रव्य खजाना जीवन धन अपनाएं, और सनातनी संस्कृति पुरातन देव शास्त्र की शिक्षा, रामकृष्ण की पावन गाथा सत्य पथी बनना है। भगत सिंह राणा सुभाष की अमर वीरता गूंजे, लक्ष्मीबाई की मर्दानी विरासती देना है। ऐसे ऐसे वीरों की हम गाथा गाते हैं। तो हमारे बच्चों को, युवकों को ये भी याद करना चाहिए कि किन किन वीरों ने अपनी आहुति देकर इस स्वतंत्रता को हमें दिलवाया है, और उनके गुणों को आज याद करके अपने को साहसी बनना चाहिए। अंत में मैं लिखता हूं कि जाति पंथ भाषा अनेकता फिर भी एक रहे हैं, हमारी यही तो विशेषता है। बिल्कुल। जात पंथ भाषा अनेकता फिर भी एक रहे हैं, एक धर्म है भारतीयता, एक साथ चलना है, एक साथ चलना है। तो इस तरह की ये रचनाएं आती गई, और मैंने हर एक रचना में, एक रचना है स्वदेश प्यार, वो छंद द्विगुण पंचचामर बोलते हैं उसको, उसमें लिखी गई है। और 4 लाइनें इसमें दोहराना चाहूंगा मैं कि जगह बढ़े सुमार्ग पर स्वदेश प्यार दे चलें, नया पढ़ें नया गढ़ें नए विचार दे चलें, यही महान कार्य है प्रबुद्ध लक्ष्य को बना, चलें बढ़ें गिरे उठें सशक्त धार दे चलें, सशक्त धार दे चलें। बहुत बहुत तो इस तरह की सभी रचनाएं हैं जो जोश भी दिलाएंगी, आपको जागरण के लिए प्रेरित करेंगी, और समाज के साथ साथ देशभक्ति की हमारी भावना जब जागृत हो गई तो हम इस मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और वंदन करते रहेंगे, वंदन करते रहेंगे। बहुत बहुत ही खूबसूरत, मतलब जिस तरीके से आपकी ये जो चारों किताबें हैं, जैसे आपने बताया, आपने किसी में भी ऐसा नहीं रखा कि स्टोरी लाइन, या फिर हम ऐसे बुक्स लिखते हैं ना कि हम सोचते हैं एक खत्म हुई दूसरी लिख लो। चारों में एक अलग ही तरीके की खूबसूरती है, चारों में ही कुछ नया है देखने के लिए, कुछ नया है सीखने के लिए। चारों के नाम इतने सुंदर हैं, और मैं फिर ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में हमारे स्कूल्स लाइब्रेरीज में इन किताबों का होना, शिक्षकों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए, साथ साथ शिक्षकों के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए, प्रबुद्ध वर्ग को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो खुद, मतलब आज ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपसे मिली, आपसे बात हो पाई। ये नाम सच में हमारे संसार, कहते हैं ना, आज ये आप बता रहे हैं, कल को यही कहीं कॉपी हो गया, किसी और के नाम पे चीजें बिकेंगी, पर ये जो नाम है वो समाज के सामने आना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपने खुद अपने हाथों से की हैं, लेकिन दूसरे लोग अपने नाम पे बेचेंगे मार्केट में। फिर भी मैं कहूँगी, जो लोग इस पॉडकास्ट, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रविंद्र वर्मा जी को, मैं इनकी बुक्स के जो फोटोग्राफ्स हैं मैं वो ज़रूर इसमें लगाऊंगी, जिससे कि, या फिर मैं ये सारे नाम बुक्स के मेंशन कर दूंगी, सर का नंबर मेंशन कर दूंगी, आप फ़ोन कीजिए, आपको जो ऑर्डर करना है बुक, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, आगरा के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में पढ़ने के लिए, जो पढ़ने की रुचि रखते हैं और हिंदी पढ़ने की रुचि रखते हैं, वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और बुक्स को खरीदिए, क्योंकि ये सच में वो चीज़ें हैं ना, जो ये इसमें शब्द लिखे गए हैं वो एक्चुअली में एक भावना है जो उन्होंने प्रकट की है, लेकिन वो भावना वही है जो हमारे मन में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हम उनको शब्दों में नहीं लिख पाते हैं। और आज जब वो लिखी हुई चीज़ें मिल रही हैं, हमें पढ़नी ही है और उसको समझना है, उसको धारण करना है, क्योंकि आज भी हमारे अंदर इतनी 100 गलतियां होती होंगी जो हम कर देते होंगे दिन भर में, लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो वो 100 गलतियां करने से पहले हम एक बारी वो चीज़ को रिकॉल, मतलब हम याद करेंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अच्छा यार ये तो वही हम कर रहे हैं, तो वो रिकॉल हो जाता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, ज़रूर पढ़िए। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अब आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या है, मतलब थोड़ा मैम के बारे में, आपके बच्चों के बारे में क्या है। देखिए, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। पहली हमारी जो विवाह हुआ 1975 में हो गया था, जब हम इस सर्विस में नहीं आए थे। जी जी जी। अपने स्ट्रगल कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के बाद में भी। तो उस वक्त शादी भी हो गई और उस तुरंत बाद ही फिर हमारी ये सर्विस भी रोड परिवहन निगम में आगरा में ही लग गई, और उसके बाद हमने ये जीवन यापन किया। उसका साथ में हम अपनी ये साहित्यिक सेवा थोड़ा बहुत करते रहे।
लेकिन एक विधि की विडंबना थी कि 9 वर्ष, लगभग 9 वर्ष के बाद मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 3 बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे। और मैं फिर भाग्यशाली यूँ मानता हूँ अपने आप को, उन्होंने जो हमारे ससुर साहब थे, उन्होंने ही अपनी एक दूसरी रिश्तेदारी में से जबरन, जब मैं तो ये कह चुका था कि मुझे अब शादियां नहीं करनी है, बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई बात नहीं, बड़े हुए आएंगे। उन्होंने कहा संभालेगा कौन बच्चों को, तुम सर्विस करोगे या इन्हें संभालोगे? तो उसके बाद जब मेरी दूसरी शादी कराई तो उनकी बहन ही लगती थी, और वो जब से मेरे जीवन में आई और जिस त्याग से, तपस्या से उन्होंने बच्चों को संभाला, मुझे प्रोत्साहित किया, मेरी सर्विस के लिए प्रोत्साहित किया, और साहित्यिक सेवा में भी मेरा साथ देती रही, आज की धर्मपत्नी, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने दो मातृशक्तियों के सम्मान लेते हुए अपना जीवन चलाया। ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो आपने कही कि आपने दोनों को एक साथ उस चीज के लिए धन्यवाद किया जो हम बहुत ही कम कहते हैं ना कि मनुष्य के मुंह से या फिर मेंस आदमी लोगों के मुंह से सुन पाते हैं। अब थोड़ा भावुक भी हो गए आंटी को याद करते हुए, पर कोई नहीं अंकल, ये जीवन है, ये जीवन इतना अच्छा आपका जो चल रहा है, और आगे आज आपका जो आपके बच्चे हैं राजी खुशी अपने घर में खुश हैं और सब बच्चे से चल रहा है आंटी, और आप अच्छे से अब आने वाली लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि अब इसके बाद या फिर मैं कहूँगी ऐसी और बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे फोन आने वाले हैं कि हमें बुक चाहिए, हमें सिखाइए, हमें आपसे सीखना है, कैसे लिखते हैं, कैसे करना है। तो वो बहुत अच्छा है। और अच्छा, हम थोड़ा आपके बचपन में जाएंगे कभी, जैसे आप बोल रहे हैं आप 9 वर्ष की उम्र में आगरा आ गए थे, तो उससे पहले मतलब जो आपकी मम्मी थी, माता जी थी, उनसे मार वार खाइए कि मतलब पढ़ लो, मतलब इस लिखना शौक था आपका, पेंटिंग शौक नहीं, ये थोड़ा बहुत डांट तो चलती रहती है, लेकिन देख मैं आपको बताऊं कि कुछ मैं सबसे बड़ा था और खूब लाड़ प्यार मिला, लेकिन थोड़ी सा पढ़ने में इतनी रुचि थी कि जब मैं 6वीं में 2 किलोमीटर दूर विद्यालय में हम पैदल जाते थे, लेकिन फिर भी हमें स्वयं अपना काम करने की इस तरह आदत बनाई गई। और पढ़ने के बारे में मेरे पिताजी रात को सोते सोते मुझे पहाड़े याद कराया करते थे। आप सोचिए उस युग को। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं दूसरी कक्षा में था और मुझे पिताजी यहाँ आगरा लाए थे सूट सिलवाने के लिए, तो दर्जी मुझसे पूछता है कि बेटा क्या पढ़ते हो, सुनाओ। तो मैंने 40 तक पहाड़े एक साथ सुना दी, और ये मेरे पिताजी की देन है। उन्होंने रात में सो सोते बोल बोल के मुझे कंटाकर कराए थे। तो ये बचपन रहा, खेलकूद भी रहा। 6वीं क्लास से मैंने अखबार पढ़ना नहीं छोड़ा आज तक। ये उनकी शिक्षा अंकल जो आजकल ना होती जा रही है, ये उनके मतलब जो उन्होंने शिक्षा आपको दी, पानी लाऊं? नहीं, ये वो शिक्षा है जो उन्होंने आपको दी, जो आज आप उनके बारे में बात भी कर रहे हैं तो आप भावुक हो रहे हैं, उन पलों को याद करते हुए भावुक हो रहे हैं। और आजकल बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, या हम भी हैं तो हमें भी जब अपने माता पिता के लिए कुछ आता है ना दिमाग में, तो वो चीजें आती है कि आपने किया क्या है, हम ये कहते हैं जी। आज के बच्चे के मुख में ये होता है कि आपने किया क्या है। वो जो शब्द होते हैं वो माँ बाप को कैसे झंझोड़ देते हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आज आने वाली और जनरेशन की बात करें, वो इतनी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है ना कि उनके लिए वो समय नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ हम बात करते हैं आज भी, मतलब मैं फील करती हूँ जब मैं मेरे पापा को देखती हूँ, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी मदर को खो दिया था, पर जब बात आती है ना, जैसे हम कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जहां माँ की बात आती है, तो आज भी मैं वो उन्हें महसूस करती हूँ कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और हम वो नालायक बच्चे हैं जो माँ बाप जीते जी भी हम उनको फोन नहीं करते हैं, पूछते नहीं है कैसे हो कैसे नहीं हो। तो वो दौर जो है ना, वो उस समय जो माता पिता को सच में पूजा जाता था, सच में, क्योंकि वो बहुत मेहनत संघर्ष करके बच्चों को आगे तक लेके जाते थे। इसीलिए जब हम देखते हैं, जब हम कहते हैं ऑटो वाले का बच्चा IAS बन गया,
क्यों बन गया? क्योंकि वो अपने माँ बाप को वो संघर्ष करता हुआ देख रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन गया, सॉरी पर मैं यहाँ किसी को मतलब वो नहीं कर रही हूँ, मतलब नीचा नहीं दिखा रही, बट डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन गया तो वो ना, वो अपने माता पिता का वो स्ट्रगल देख ही नहीं पाया, क्योंकि वो लाइफ, वो रॉयल लाइफ होती है। एक डॉक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रगल है, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर लेते हो। लेकिन एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, जब हम मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि चाय वाला पीएम है, पर उसके पीछे भी तो देखो उस चाय वाले ने कितना संघर्ष किया, उसके माँ बाप का संघर्ष देखो कि वो इस मुकाम पे पहुंचा कि जब उनकी माता का निधन हो रहा था तब भी उन्होंने उस समय में भी देश प्रेम नहीं छोड़ा, उन्होंने वो किया और उसके बाद जाके देश को भी आगे। तो ये जो आजकल चीजें है ना वो खोती जा रही हैं, वो खोती जा रही हैं, और उसके लिए आप सबका होना, आप सबकी ये जो आप किताबें लिख रहे हैं, इन सबका हमारे बीच होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ आगरा वालों के लिए नहीं है, मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है पता होना कि क्या है मातृभूमि से प्रेम, क्या है माता पिता से प्रेम, क्या है। हम भगवान के गुण गाते हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब साक्षात भगवान हमारे सामने हमारे घर में बैठे हैं, हम उनको क्यों भूल जाते हैं? ये मेरा पर्सनल मतलब वो है कि हम उनको क्यों भूल जाते हैं। जब फिजिकल फॉर्म में भगवान है हमारे साथ, हमारे माता पिता, ठीक है आपको कभी उनकी बात कोई बुरी लग सकती है, ठीक है आपको लग सकता है कि यार ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, लेकिन जब हम उनका पूरी लाइफ का स्ट्रगल देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद भगवान ने भी मेरे लिए नहीं किया जो इन्होंने कर दिया। भगवान थोड़ा मुझे रोटी बना के खिलाता था, वो तो माँ ही थी जो खिलाती थी, उसी ने ही तो सारा लाइफ मेरा ये स्ट्रगल किया। लिए और मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या खाना पसंद है आपको, क्या जैसे आप आगरा से हैं और पहले आप जन्म दूसरे शहर हुआ, अब आगरा में है, तो इतने सालों में आपका क्या एक रूटीन में है कि हाँ मुझे ये बड़ा पसंद है? देखिए, मैं शुरू से थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनना चाह रहा था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, विद्यार्थी जीवन में भी स्ट्रगल किया है, अपने हाथ से खाना बना करके आगरा में मैं पढ़ाई की है, खाना बनाना भी सीख गया। उसके बाद में हमेशा सात्विक भोजन रहा। पहले तो मैं प्याज तक भी नहीं खाता था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी होटलों में खाना, ये खाना, थोड़ा सा प्याज व्याज खाने लग गए। बाकी का कभी भी हमने और किसी भी तरह का वैसा खाना नहीं खाया जो हमें अहितकर हो। जंक फूड से हमेशा परहेज रहा, और हमारे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि ये सब चीजें जो पाश्चात्य सभ्यता है, ये डिब्बा बंद खाने हैं, इनसे परहेज रखिए, शुद्ध खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अच्छी चीजें लें, अच्छा चीज खाइए, और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग रहिए। लोग, मैं शुरू से थोड़ा सा उसमें भी रहा, लेकिन खान पीन में बहुत सही रहा। तो जब मैं 9th में यहाँ आया था तो बहुत छोटा था और तंदुरुस्ती तो ठीक थी, तो गोल मटोल था, मुझे फुटबॉल कहते थे लोग, फुटबॉल सबसे छोटा था क्लास में। 9th क्लास में पूरे बच्चों से सबसे पहले आगे मैं लगता था प्रेयर में। तो इस तरह के बड़े मनोविरोध चलते रहते थे और स्ट्रगल बहुत किया, और उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी काफी लोग बुलाते हैं, सम्मानित भी करते हैं। अभी 13 तारीख को हम लोग श्रीनाथ जी जा रहे हैं, यहाँ के कुछ साहित्यकार जा रहे हैं। प्रोफेसर सुभदा पांडे जी हैं, महिला हैं, साहित्यकार हैं, अच्छी शिक्षाविद है, उन्होंने रिजर्वेशन करा दिया है और हम लोग सब इकट्ठे जा रहे हैं। और श्रीनाथ जी में एक साहित्यिक संस्था है, वो हमें सम्मानित करेगी। 2 दिन का प्रोग्राम वहाँ है श्रीनाथ जी में, 1 दिन का चित्तौड़गढ़ में प्रोग्राम है, वहाँ भी साहित्यिक संस्था सम्मानित करेगी। उसके बाद हम आएंगे 17 को सुबह आएंगे। तो इस तरह के ये चलते रहती हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ जो गोष्ठियों में भी, समाज का भी गोष्ठियों में भी, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग कुछ न कुछ जो माँ सरस्वती हमसे लिखवा रही है उससे कुछ हासिल करें और अपना जीवन सार्थक करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही सम्मान आपको और भी बहुत सारे मिलते रहे, क्योंकि आपने बातें ही इतनी खूब लिखी हैं अपनी किताबों में, इतने अच्छे शब्दों में सब बताया है, समझाया है। और बस हम ये भी चाहेंगे कि बहुत जल्द आपका खुद का एक YouTube चैनल हो, और आप खुद से जो ये किताबें लोग कह रहे हैं ना, जो लोग दूर परार देश में कह रहे हैं हम खरीद नहीं सकते, वो आपके YouTube चैनल पे आके आपको लाइव देखें। आप रोज वहाँ पर सुबह एक अपना सेशन लें, लोग आएं आपसे सीखें। हम तो यही दुआ करेंगे कि जितनी आगे की जिंदगी है वो इतनी खुशहाल हो कि आप अपनी पोइट्री और अपनी कविताओं के साथ इतनी सारी नई रचनाएं लिख दें, कर दें कि हम जब पढ़ने बैठे ना तो हमें लगे कि ये टाइम कम है बट रचनाएं इतनी ज्यादा है।
मैं तो यही चाहूंगा आप सब लोगों का सहयोग हो तो हर नीचे से ऊपर तक ये रचनाएं पहुंचे और वो कुछ अपना जीवन सार्थक करें और इनसे कुछ ग्रहण करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी, थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप आज यहाँ आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमें इतनी सारी नई चीजें सिखाई, बताई और बुक्स पढ़ के बताई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम स्पेशली मतलब मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी सारी बातें, मैं घबराहट में थी कि कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है जब सामने जो एक इंसान आपके फादर की उम्र का हो और उनका एक्सपीरियंस आपसे कहीं गुना ज्यादा हो ना, तो समझ नहीं आता कि आपके पास क्या ऐसी बात होगी करने के लिए। मैं शायद पहले बहुत घबरा रही थी, लेकिन जब मैंने अंकल जी से 1-on-1 बात करी, जब मुझे उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई कि वो लिखते हैं, जॉब है, उसके जॉब करी, उसके बाद अब आगे का करियर वो चाहते हैं कि लिख के और स्पेशली देशभक्ति, देश सेवा में निकाले, मुझे वो सुन के ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत कुछ नया सीखने वाली हूँ आज आपसे। और बस यही हम चाहेंगे कि यही सारी चीजें हमको भी मिले विरासत में, कि हम भी कुछ देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कर पाए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब माँ सरस्वती कराती है, माँ शारदे कराती है। और 4 लाइनें बोल करके मैं आपसे विदा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आलोक उनकी वंदना कर रहा हूं मैं कि आलोक करके ज्ञान का आचार दे मां शारदे, लय ताल गूंजे काव्य में श्रृंगार दे मां शारदे, कमलासिनी हंसे सवारी कर महावीणा बजा, मेरे स्वरों में गीत का गुंजार दे मां शारदे, तुम ज्ञान की देवी महा भरती सदा शुभ भावना, नवगीत उमड़ाए नए नित प्यार दे मां शारदे, साहित्य को विस्तार दे कभी धर्म की धारा बहे, सर से हमारी लेखनी आधार दे मां शारदे, संचार दे मां शारदे। जय मां शारदे, जय हिंदी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय माता दी।